हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पारो। एनटीपीसी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैंने पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो और आप चाहो तो मेरा क्लास 1.5x स्पीड पे देख सकते हो। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको, और आपको डेली अपडेट भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इज़ नॉट सूटेबल फॉर सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत। तो ऑप्शन ए में क्या बोला, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ऑप्शन बी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स केसेस, ऑप्शन सी कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, ऑप्शन डी सीरियस नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो आप भी कोशिश करो कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर लोक अदालत क्या है? लोक अदालत मतलब लोक अदालत ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चाहो तो अपना जो केसेस है, अगर विक्टिम जो है और एक्यूज्ड चाहे तो अपना सेटलमेंट कर सकता है आउटसाइड जुडिशियरी। जुडिशियरी के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके आउटसाइड, ठीक है। तो लोक अदालत एक नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बट ए स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। कौन सा एक्ट के अंदर? लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, ठीक है। तो लोक अदालत और एक चीज़ है जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी कंसिडर किया जाता है लोक अदालत को, ठीक है, इसको भी याद रखो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मतलब जो है डाइवोर्स रिलेटेड चीज़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स का मतलब है जो किसी ने अपना कार से दूसरे को ठोक दिया तो उसका हाथ पैर अगर टूट जाता है तो उसके लिए जो कॉम्पेंसेशन का क्लेम करता है वो चीज़ आप लोक अदालत में भी सेटल हो सकता है। कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब क्या है? मतलब है ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो लेस सीरियस है और इंडियन लॉ अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो आउटसाइड कोर्ट उसको सेटलमेंट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस मतलब इंडियन लॉ अलाउ नहीं करता कि उसको आउटसाइड कोर्ट सेटल कर लो। फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप, किडनैप, ठीक है। तो इसको आप याद रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लोक अदालत प्रोसीडिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन ए फिएट जस्टिसिया रुआट साइलम, ऑप्शन बी ओडी अल्टरम पार्टेम, ऑप्शन सी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड ऑप्शन डी जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। लोक अदालत में जो बेसिक फाउंडेशन और क्या है, जो पार्टीज रहेगा मतलब जो विक्टिम्स और एक्यूज्ड दोनों को कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर एक ने कंसेंट नहीं दिया तो सेटलमेंट नहीं होगा। तो दोनों का कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो उसी का प्रिंसिपल से लोक अदालत का प्रोसीडिंग चलता है। और जो फिएट जस्टिसिया रुआट साइलम, यह चीज़ क्या है? लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है जस्टिस मैंडेटरी है चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कितना ही डेंजरस होना, ठीक है। मतलब जस्टिस इम्पोर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस प्रिंसिपल का। और ओडी अल्टरम पार्टेम का मतलब क्या है? ये भी एक लैटिन वर्ड है जो नेचुरल जस्टिस आपने पढ़ा होगा, नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हियर अदर साइड, ठीक है। मतलब जो एक्यूज्ड है और विक्टिम है दोनों को सुनना चाहिए। सिर्फ एक को सुनते हो दूसरे को नहीं तो इनजस्टिस होगा,
तो यहाँ पर बोला है आप दोनों को सुनो। और जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब आप यह प्रेजेंट में हो, जो अर्लियर किसी जजमेंट दिया है, तो अभी जो प्रेजेंट में हो अर्लियर जजमेंट को जो रेस्पेक्ट देते हो, जो कंसिडर करते हो, तो इसी को जुडिशियल प्रेसिडेंट कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। आर्टिकल ए आर्टिकल 74, ऑप्शन बी क्या बोला है? आर्टिकल 124, ऑप्शन सी क्या बोला? आर्टिकल 214, आर्टिकल डी 226। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आर्टिकल 124 ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होगा अपॉइंट होगा किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अपॉइंट के बारे में बोला, रिमूवल के बारे में भी मेंशन किया है कि उसको रिमूव कर सकते हो। और टेन्योर मतलब कितने टाइम तक, कितने एज तक, 65 ईयर्स एज तक रह सकता है, ठीक है, इसको याद रखो। और आर्टिकल 74 क्या बोला कि प्रेसिडेंट काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 214 में क्या बोला कि हर स्टेट्स में एक हाई कोर्ट रहेगा, वो कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 226 में क्या बोला कि अगर कोई सिटीजन है जिनका फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स वायलेट हुआ, तो इसको रेस्टोर करने के लिए कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट का जो एम्पावर क्या है, कौन सा चीज़? 226 आर्टिकल बोला अपना रीट जुरिस्डिक्शन यूज़ करो टू रेस्टोर फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन, जुरिस्डिक्शन, ठीक है। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है, द सिलेक्शन कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 स्पीकर ऑफ लोकसभा, नंबर 3 लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, नंबर 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लोकपाल क्या है? लोकपाल इट्स लाइक ओम्बड्समैन, ठीक है। तो अगर लोकपाल के सामने किसी ने बोला कि किसी XYZ का बारे में करप्शन चार्जेस है, तो लोकपाल क्या करेगा? उस चार्जेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करेगा, करप्शन केस जो होगा इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। लोकपाल इज़ ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन अंडर लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013, ठीक है। लोकपाल के अंदर कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर मतलब लोकपाल अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, मिनिस्टर के अगेंस्ट और ग्रुप A-B ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। और लोकपाल को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी। तो कमेटी का जो कॉम्पोजिशन होगा वो कैसा होगा? प्राइम मिनिस्टर रहेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है रिकॉग्नाइज्ड तो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा उसका लीडर, ठीक है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 5 नंबर कौन? एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है। 5 क्वेश्चंस क्या बोला? जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ, ऑप्शन ए जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ स्टेट्स ओनली, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद डी में क्या बोला? यूनियन कैबिनेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप भी कोशिश करो कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या होता है जब प्रेसिडेंट किसी जजेस को, हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करता है, तो पहले तो CJI के साथ
मतलब डिस्कस करेगा। उसके बाद जो गवर्नर है उस स्टेट का गवर्नर के साथ डिस्कस करेगा। एंड जिस हाई कोर्ट में जाएगा वहाँ पर जो चीफ जस्टिस है उनके साथ डिस्कस करेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखो। जो 6 क्वेश्चन क्या है, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन्ड बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 हाउसेस। तो यहाँ पर बोला अगर जॉइंट सिटिंग कब होगा, कौन सा बिल में जॉइंट सिटिंग अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डिनरी बिल्स ओनली, दूसरा ऑप्शन क्या बोला है मनी बिल्स ओनली, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स ओनली, एंड डी ऑर्डिनरी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो आप कोशिश करो कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑर्डिनरी बिल। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 चेंबर है। तो अगर किसी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास हो गया, उसको कहाँ पर भेजेगा, राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा ने बोला हम लोगों को उसको पसंद नहीं आया, हम लोग उसको एग्री नहीं करता, तो राज्यसभा तब उसको अमेंड कर देगा और अमेंड करके कहाँ पर भेजेगा, लोकसभा। फिर लोकसभा बोलता है मुझे हम लोगों को ये पसंद नहीं, तो तब प्रेसिडेंट क्या करेगा, अगर इस तरह से अगर मतलब वो भेजता है, ए भेजता है, 6 मंथ्स कट जाता है, 6 मंथ चला जाता है, तब प्रेसिडेंट सोचेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हुआ है, तब एक जॉइंट सिटिंग अरेंज करेगा। और जॉइंट सिटिंग के बारे में कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 108। ठीक है, इसको आप याद रखो 108। तो जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाएगा। इसको जॉइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं रहता तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं रहता तो कौन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसको आप याद रखो। चेयरमैन नहीं प्रिसाइड करेगा क्योंकि चेयरमैन इज़ नॉट इलेक्टेड, इज़ नॉट ए एमपी। ठीक है, और मनी बिल क्या है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा के बाद अगर राज्यसभा में भेजता है, 14 डेज़ में राज्यसभा उसको नहीं भेजता, रिसेंड नहीं करता, तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि राज्यसभा में भी पास हो गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, मतलब यहाँ पर कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 11, दूसरा क्या है आर्टिकल 5, तीसरा आर्टिकल 14 एंड चौथा आर्टिकल 21। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ने बोला, मेंशन किया एक्सप्लिसिटली कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है तो कौन कौन इंडिया का सिटीजन रहेगा कमेंसमेंट के टाइम। तो कहाँ पर मेंशन है, बहुत ही इजी तरीके से मेंशन है आर्टिकल 5 में। ठीक है, बहुत ही डायरेक्टली। और आर्टिकल 11 क्या बोला, आर्टिकल 11 बोलता है कि मैं पार्लियामेंट को एम्पावर करता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप डिसाइड करो, अपने एक्ट लेकर आओ जहाँ डिसाइड करेगा कौन इंडियन सिटीजन बनेगा, किस तरह से इंडियन सिटीजन बनोगे, किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो तब पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आए थे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है। आर्टिकल 14 क्या बोला, आर्टिकल 14 बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से आया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या बोला है, आर्टिकल 21 बोला है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसको भी याद रखो, लिबर्टी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडियन पॉलिटिक्स रिवार्ड फॉर लॉयल्टी इन मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स रेफर्स टू, ऑप्शन ए अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड पार्टी सर्विस, ऑप्शन बी
रीजियोनल बैलेंसिंग इन कैबिनेट फॉर्मेशन। ऑप्शन सी ने क्या बोला, फाइनेंशियल बेनिफिट टू मिनिस्टर्स। ऑप्शन डी ने क्या बोला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से लॉयल्टी वर्ड को देखोगे तो आप आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब किसी आदमी ने अपना पूरा ज़िंदगी किसी पार्टी को दे दिया तो उसका तो लॉयल्टी के लिए कोई तो अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। तो उसको जो वफादारी के लिए अगर मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलता है तो उसको रिवार्ड ऑफ लॉयल्टी कहता है फॉर सीनियरिटी एंड पार्टी सर्विस। और दूसरा जो है रीजियोनल बैलेंसिंग इन कैबिनेट फॉर्मेशन, ये चीज़ अलग है। मतलब इंडिया में वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, साउदर्न स्टेट से अगर किसी नेता को, किसी एमपी को अपॉइंट करते हैं मिनिस्ट्री में, तो मतलब जो डाइवर्सिटी है उसको बैलेंस करते हैं, रीजियोनल रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब जो मिनिस्टर को सैलरी मिलता है उसके बारे में। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये तो मेंशन नहीं है कहीं पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहीं पर भी मेंशन नहीं है एमपी होने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो होना चाहिए एक्चुअली इंडिया में, लेकिन वही नहीं है, वही चीज़ नहीं है। एंड क्वेश्चन 9 में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो ऑप्शन ए ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन बी मनी बिल, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ऑप्शन डी प्राइवेट मेंबर बिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मनी बिल। तो मनी बिल आपको ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। किसकी रिकमेंडेशन में, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट परमिशन देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट, इसको याद रखो। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 110, 110। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल आप चाहो तो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल को प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट बिल भी, मतलब जो प्राइवेट मेंबर बिल मतलब क्या होता है, अगर किसी एमपी ने ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है जो एमपी मिनिस्टर नहीं है, एमपी हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर, इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर। ठीक है, मतलब जो काउंसिल मिनिस्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर वो किसी बिल को लेकर आता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 10, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप बिकम मोर रेस्ट्रिक्टिव आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये वाला क्वेश्चंस आप खुद अटेम्प्ट करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद एक्टिव रहोगे तो और भी ज़्यादा लर्न कर पाओगे। कल मैं इसको आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। जास सोली का मतलब होता है, यहाँ पर एक चीज़ आपको हिंट्स देता हूँ, जास सोली का मतलब होता है बाय बर्थ आपको सिटीजन मिलेगा। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं रहे। ठीक है, यूएस में है। जास सैंगुइनिस मतलब आपको सिटीजनशिप मिल रहा है बाय डिसेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। तो आप इसको ट्राई करो और क्वेश्चंस कौन सा सही आंसर होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड। हो सके तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो